अध्याय 226 कौन सा रास्ता अपनाना है। राक्षसों में बुद्धिमान और मूर्ख दोनों ही प्रजातियां होती थीं। इन शहरों और राक्षसी दुनिया के अधिकांश हिस्से को बुद्धिमान प्रजातियों द्वारा नियंत्रित और निर्मित किया गया था। उनके नासमझ समकक्षों का उपयोग बुद्धिमान लोगों द्वारा मनुष्यों पर हमला करने, भारी श्रम करने या इच्छानुसार कोई अन्य कार्य करने के लिए किया जाता था। यह एक गंभीर व्यवस्था थी जहां ताकतवर इंसानों और राक्षसों दोनों में से कमजोरों का शिकार करते थे। यह अक्सर अफवाह थी कि जिन राक्षसों ने शुरू में मानव जगत पर आक्रमण किया था उनमें बुद्धि का अभाव था और वे भयानक राक्षस थे। अनगिनत मानव जीवन को निगलने के बाद उनसे बुद्धिमान प्रजातियां विकसित हुईं। उन्होंने रुचिपूर्वक राक्षसों को करीब से देखा। उन सभी की शक्ल, सूरत और चाल ढाल बिल्कुल अलग अलग थी। वहाँ इंसान जैसे दिखने वाले राक्षस थे जो बिल्कुल इंसानों से मिलते जुलते थे, लेकिन उनके सिर पर सींग थे। तब वहाँ विशाल कंकाल ढांचे वाले जीव थे जो लगभग 10 फीट ऊंचे थे। कंकालनुमा राक्षस धीरे धीरे लेकिन अडिग होकर सड़कों पर घूम रहे थे। उनकी खोखली आंखों में उस श्रम के अलावा और कुछ नहीं झलक रहा था जिसके लिए वे दोषी ठहराए गए थे। कुछ कंकाल झुकी हुई पीठ के साथ चलते थे, जिनका अधिकतर उपयोग श्रम के रूप में किया जाता था। ये जगह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक अजनबी है। ओलिवर ने दृश्य लेते समय विचार किया। अच्छा, मुझे क्या करना चाहिए? उसने शून्य भाव से आगे की ओर देखा। उनका मुख्य लक्ष्य बचकर मानव संसार में लौटना था। चाहे कुछ भी हो, यह अभी भी राक्षसों का क्षेत्र था। एक रैन के कोझा के रूप में, चाहे वह कितनी भी अच्छी तरह से छुपे, एक बार जब वह खुद को किसी खतरनाक व्यक्ति के सामने प्रकट कर देता है तो उसे तुरंत भस्म कर दिया जाता है। निगल लिया, या इससे भी बदतर, हम रैन के कोझा। क्या मुझे अब सफलता का प्रयास करना चाहिए? गहरे पीले आकाश के नीचे ओलिवर की आंखें चमक रही थीं, जिससे वह डराने वाला लग रहा था। रैंक 2 ओझा बनने का प्रयास करने के लिए उसके पास पहले से ही पर्याप्त उत्साह था। इस स्थान पर जीवित रहने की संभावना बढ़ाने के लिए उसे ऐसा करने की आवश्यकता थी। फिलहाल उनके पास बड़ी मात्रा में एस्पेरा ही था। रैंक 2 तक पहुंचने से उसकी ताकत सहित उसकी सभी शारीरिक विशेषताओं को बढ़ावा मिलेगा। इससे उसे किसी न किसी तरह से मदद मिलेगी, लेकिन एक सफलता के साथ भी मुझे सावधान रहना होगा। ये राक्षसों का क्षेत्र है, लापरवाह गलतियों के लिए कोई जगह नहीं। सफलता के लिए उसे एक अधिक पृथक स्थान की आवश्यकता थी। गली अच्छी थी, लेकिन इतनी सुरक्षित नहीं थी कि कोई गुजरता हुआ शैतान उसे देख सके। साथ ही उसे अपने शुद्ध एस्पेरा के प्रकोप को दबाने के लिए अपनी एबिस ऊर्जा का उपयोग करना पड़ सकता है। वातावरण गहरे एस्पेरा से भर गया था, और अगर शुद्ध एस्पेरा वाला कोई व्यक्ति सफलता का प्रयास करता तो राक्षस निश्चित रूप से संवेदनशील होते। ओलिवर ने पहले ही भयानक प्रतिभा हासिल कर ली थी और आखिरी बार अपना लक्ष्य बदलने के बाद से उसने पर्याप्त एस्पेरा इकट्ठा कर लिया था। चुनाव स्पष्ट था। वह एक छाया की तरह चलता रहा, एक इमारत से दूसरी इमारत पर छलांग लगाता रहा। उसकी गतिविधियां तेज हो गई क्योंकि वह एक अधिक एकांत स्थान की तलाश कर रहा था। आखिरकार उसे शहर के किनारे एक परित्यक्त मंदिर मिला। शहर बहुत बड़ा था, लेकिन सौभाग्य से उसे कोने के पास ले जाया गया, जिससे उस तक पहुंचना आसान हो गया। मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। ईंटें और चट्टानें जमीन पर बिखरी हुई थीं। धूल भरा अंदरूनी हिस्सा इस बात का सबूत था कि लंबे समय से कोई यहाँ नहीं आया था। मंदिर की खिड़कियां तोड़ दी गईं, जिससे सल्फ्यूरिक बादलों से पीली रोशनी फ्रेम के माध्यम से छनकर अंदर आने लगी, जिससे अंदर एक अंधेरा लेकिन रहस्यमय माहौल पैदा हो गया। ये शांत था, आराम के लिए बहुत शांत था। ओलिवर अपनी नसों में रोमांच महसूस कर सकता था। हालांकि यह भयानक था, इसमें अद्वितीय सौंदर्य और लालित्य भी था। उत्तम। उसने अपना हाथ अपने सिर के ऊपर उठाया और तुरंत उसके चारों ओर एक लाल काले गुंबद के आकार का ऊर्जा क्षेत्र दिखाई दिया, जिसने उसे दुनिया से अलग कर दिया। रैंक 2 में अपनी सफलता के दौरान एस्पेरा के आने वाले विस्फोट को छिपाने के लिए उसे एबिस ऊर्जा के अपने निचले भंडार का उपयोग करना पड़ा।
यहाँ तक कि ओफेलिया को भी अपने एस्पेरा के आर पार देखने में कठिनाई हुई जब उसने इसे ढकने के लिए एबिस ऊर्जा का उपयोग किया। वह जानता था कि रसातल की ऊर्जा को भेदना असंभव था। एबिस असीम रूप से गहरा था, इसलिए ये समझ में आया कि कोई भी इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। मुझे जल्द ही और अधिक एबिस ऊर्जा की आवश्यकता होगी, न केवल इसके लिए बल्कि जो आने वाला है उसके लिए भी। मुझे जल्द ही अपनी रसातल की ऊर्जा को फिर से भरने की आवश्यकता होगी। उसने अपना ध्यान केंद्रित किया और मंदिर के फर्श पर ध्यान मुद्रा में बैठ गया। जैसे ही उसने इसे सटीकता से निर्देशित किया, उसके शरीर में एस्पेरा धीरे धीरे मंथन करने लगा। आमतौर पर ओझाओं को परिभाषित करने वाली दो प्रमुख श्रेणियां थीं, शारीरिक और आध्यात्मिक। ओलिवर को पहले शारीरिक भूत भगाने का रास्ता अपनाने के लिए जाना जाता था। भेद का एक कारण था, प्रत्येक पद के ओझाओं के पास अलग अलग शक्तियां और प्रशिक्षण शैलियां थीं। आध्यात्मिक ओझा बनने के लिए किसी को कोर फॉर्मेशन नामक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक रैंक पर ओझा एक अधिक उन्नत एस्पेरा कोर बनाता है, जो एक छोटे अस्थिर कोर के रूप में शुरू होता है जो धीरे धीरे बड़ा, अधिक परिष्कृत और कुशल हो जाता है। प्रत्येक सफलता के साथ कोर की प्रकृति बदल जाती है। रैंक 1 से रैंक 7 तक प्रत्येक रैंक में मुख्य परिवर्तन शामिल थे। शुरुआत में व्यक्ति उतार चढ़ाव से ग्रस्त एक बुनियादी अस्थिर कोर का निर्माण करेगा। जैसे जैसे रैंक में प्रगति होगी, कोर स्थिर और सघन होता जाएगा, जिससे अधिक ऊर्जा अवशोषण और उपयोग की अनुमति मिलेगी। अंततः जैसे जैसे कोर अत्यधिक सघन अवस्था में संघनित होता गया, यह ओझा के शरीर को प्रभावित करना शुरू कर देगा, जिससे शारीरिक क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। सभी आध्यात्मिक ओझाओं का लक्ष्य एक पूर्ण मूल में अंतिम परिवर्तन प्राप्त करना था। दूसरी ओर भौतिक ओझाओं ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। शारीरिक ओझा बनने के लिए व्यक्ति को शारीरिक परिवर्तन से गुजरना पड़ता था। कोर गठन पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रत्येक सफलता ने शरीर में एस्पेरा का संचार किया, जिससे ऊर्जा को बेहतर ढंग से संभालने के लिए भौतिक रूप में परिवर्तन हुआ। प्रारंभिक रैंकों में, जैसे रैंक 1 या रैंक -2, ऊर्जा प्रसारित करने के लिए पूरे शरीर में सरल एस्पेरा चैनल बनते हैं। जैसे जैसे एक ओझा उच्च पद पर पहुंचता है, चैनल मोटे हो जाते हैं और मांसपेशियों और हड्डियों के साथ विलीन हो जाते हैं, जिससे प्रतिक्रिया समय, ताकत और स्थायित्व तेज हो जाता है, आमतौर पर रैंक -3 या रैंक -4 के आसपास। लेकिन बात यही नहीं रुकी। उन्नत रैंकों में एस्पेरा कोशिकाओं में घुस जाएगा, अत्यधिक लचीलापन प्रदान करेगा और शरीर के ऊतकों के एस्पेरिक पुनर्जनन की अनुमति देगा। प्रत्येक भौतिक ओझा का लक्ष्य पूर्ण एस्पेरा परिवर्तन प्राप्त करना था, जिससे उनके शरीर को एस्पेरा के लिए सही जहाजों में बदल दिया गया। आमतौर पर शुरुआती लोगों के लिए शारीरिक रास्ता आसान होता था, उन्हें मजबूत बनने के लिए केवल शारीरिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होती थी। हालांकि आध्यात्मिक भूत भगाने के लिए मानसिक दृढ़ता, मूल गठन पर असाधारण नियंत्रण और बने रहने के लिए एक भयानक इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि आध्यात्मिक ओझाओं की तुलना में शारीरिक भूत भगाने वाले अधिक थे। एक आम धारणा थी कि आध्यात्मिक ओझा, सच्चे ओझा, अधिक महान या बस मजबूत होते हैं। एक धारणा जो पीढ़ियों तक कायम रही, चाहे वह कितनी भी बार गलत साबित हुई हो। कहानी खत्म। अलविदा।